भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत आज बात करेंगे बांग्लादेश की। और देखो, बांग्लादेश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यानी ये जो 7 देश है जिनके साथ भारत की सीमाएं लगती हुई है, उनमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है। और बांग्लादेश के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसके इतिहास के बारे में लेकर जाना चाहता हूं। तो देखो, बांग्लादेश की हिस्ट्री की बात करें तो उसमें 1757 और इसके बाद 1905, 1911, इसके बाद 1947, 1971, ये कुछ वर्ष हैं जिनका विशेष रूप से इस देश से संबंध है। 1757 की बात करें, आपको मालूम होगा प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों का पहली बार भारत में शासन स्थापित हुआ। अगर जैसे आपसे पूछ रहे कि अंग्रेजों की एंट्री मतलब भारतीय शासन व्यवस्था में या भारतीय राजनीति में पहली बार कब हुई? 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद। और प्लासी का युद्ध बहुत निर्णायक सिद्ध हुआ। इसने भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना की, जो आगामी 200 साल तक भारत के स्वामी बने रहे। और अब इसमें बात यह आती है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना शासन कहां स्थापित किया? पहली बार अंग्रेजी राज भारत में कहां स्थापित हुआ? तो बंगाल आता है। बंगाल भारत का वो प्रांत है जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले शासन स्थापित किया। और एक ये भी विशेषता है कि जिसे आपसे पूछ ले कि भारत में अंग्रेजों का शासन सर्वाधिक लंबी अवधि तक किस राज्य में रहा, तो वो बंगाल में रहा। सबसे पहले भी बंगाल में उन्होंने शासन स्थापित किया और सबसे लंबी अवधि तक भी बंगाल में रहा। अब उस वक्त के बंगाल में आज के बंगाल में, यानी 1757 का जो बंगाल था और आज का बंगाल था, उसमें क्या फर्क है? तो आज का जो आप देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल जो भारत में है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भारत में है जिसकी राजधानी कोलकाता है। इधर ये बांग्लादेश दिखाई दे रहा है आपको। तो बांग्लादेश हो और ये पश्चिम बंगाल उस वक्त एक ही हुआ करते थे, समझे आप? तो 1757 में एक ही थे दोनों। और इस पर अंग्रेजों ने पहली बार यहां अपने शासन की स्थापना की। तो एक तो बात होगी प्लासी के युद्ध से संबंधित। अब दूसरी बात है 1905 में क्या हुआ? अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? 1905 में भारत का एक वायसराय हुआ करता था, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसको बंग भंग भी कहते हैं, बंगाल विभाजन। कब हुआ? 1905 में। तो उसने विभाजन कर दिया। उद्देश्य क्या था? ऐसा नहीं कि भाई शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, बल्कि पर्पज ये था कि यहां दो जाति समुदाय रहते हैं। जैसे ये जो आज वाला बांग्लादेश है, इसको कहते हैं पूर्वी बंगाल। तो इसने क्या किया? जैसे यहां बताते हैं आपको, ये ऐसे था पूरा। तो उस लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? ये तो इसको तो कर दिया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और इसको कर दिया पूर्वी बंगाल। यानी इस बंगाल के दो भाग कर दिए। एक पश्चिम बंगाल कहलाया जो आज वाला अपना पश्चिम बंगाल है, एक पूर्वी बंगाल जो आज वाला बांग्लादेश है। क्यों किया गया? ये जो पूर्वी बंगाल है इसमें ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं और इस पश्चिम बंगाल में हिंदू है। तो हिंदुओं और मुसलमानों में द्वेषता पैदा करने के लिए, उनमें दुश्मनी पैदा करने के लिए दो अलग अलग प्रांत बना दिए गए। कब? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। फिर भारत में बहुत विरोध हुआ इसका। तो विरोध हुआ तो 1911 में क्या किया? बंगाल विभाजन रद्द। फिर वो 1900 दिल्ली दरबार हुआ था तो उसमें घोषणा की गई थी। और फिर यानी 11 में तो घोषणा हुई थी दिसंबर में, और 1912 में फिर इसको प्रैक्टिकल में लागू कर दिया गया था। यानी 1912 में ये क्या हुआ?
बंगाल विभाजन रद्द हो गया। 1912 में वापस एक हो गया। वैसे मैंने 1911 इसलिए लिखा कि इसकी घोषणा दिल्ली दरबार में हुई थी दिसंबर 11 में, तो इसलिए 1911 ही मानेंगे इसको। और प्रैक्टिकल में 1912 में हुआ। तो क्या किया इन्होंने, ये तो स्थिति थी 1905 की, फिर 1911 में वापस ये सीमा हटा दी गई। ये जो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का कंसेप्ट था इसको समाप्त कर दिया गया और वापस एक हो गया बंगाल। यानी आज का बांग्लादेश और आज का जो वेस्ट बंगाल है वो एक हो गया। कब? 1911 में वापस। और उस वक्त एक चेंज ये हुआ कि 1911 तक जब 1757 में भारत में बंगाल पे शासन स्थापित किया अंग्रेजों ने, तब से लेकर अभी 1911 तक क्या स्थिति थी कि भारत की जो राजधानी हुआ करती थी वो कोलकाता होती थी। उस वक्त उसको कलकत्ता कहते थे। राजधानी कहां थी? कलकत्ता। यहां पर ये कलकत्ता, ये कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी उस वक्त। कब? 1911 तक। तो 1911 में अंग्रेजों ने एक चेंज क्या किया, इस राजधानी को यहां से हटाकर ले गए दिल्ली। तब से यानी 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में राजधानी प्रैक्टिकल में चेंज हो गई, मतलब वो। तो 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटकर आ गई दिल्ली। तब से आज तक भारत की राजधानी दिल्ली है। अब आप समझ सकते हैं कि बंगाल का भारत में कितना महत्व रहा है इतिहास में, कि भारत की राजधानी रही है। बंगाल का जो शहर है कलकत्ता, वो भारत की पूरे भारत की देश की राजधानी रही है। 1911 तक हुई और 12 में फिर ये चेंज होकर दिल्ली आ गई। तब से भारत में राजधानी दिल्ली है। और आप देखेंगे कभी कोलकाता जाते हैं तो उसके हुगली नदी के किनारे ही विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है, ज्यादा दूर नहीं उस नदी से। विक्टोरिया मेमोरियल बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग है, भारत की एक प्रसिद्ध बिल्डिंग है। कई फिल्मों में आपने उसके सीन देखे होंगे विक्टोरिया मेमोरियल के। तो ये क्या था कि 1911 तक चूंकि भारत का जो वाइसराय था, यानी भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, उसको कहते हैं वाइसराय। 1857 तक उसको कहते थे गवर्नर जनरल और 1858 से उसको कहते थे वाइसराय। तो ये गवर्नर जनरल और वाइसराय जो थे ये इनका ऑफिस था वो। यानी उसको जैसे आज भारत का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। तो एक तरह से उस वक्त सबसे बड़ा पदाधिकारी हुआ करता था गवर्नर जनरल या वाइसराय। तो वो बैठते थे उस ऑफिस में, इस विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग में। और विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग मान लो एक तरह से राष्ट्रपति भवन था। आज वाला जो राष्ट्रपति भवन है वो था वो कलकत्ता में। तो जब 1912 में राजधानी भारत की कलकत्ता से चेंज होकर दिल्ली आई तो भारत में राष्ट्रपति भवन बनाया गया। उस राष्ट्रपति भवन में फिर वाइसराय बैठता था वहां पे। तब से यानी 1950 तक 26 जनवरी 1950 तक, मतलब 25 जनवरी 1950 तक भारत का जो वाइसराय है, और जो कि बाद में इसका नाम चेंज भी हो गया था। आजादी के बाद इसको वापस गवर्नर जनरल कर दिया गया 1947 में। तो 47 तक ये वाइसराय रहा था। 1947 में वापस पदनाम चेंज होकर क्या हो गया? गवर्नर जनरल। तो ये गवर्नर जनरल 25 जनवरी 1950 तक उस राष्ट्रपति भवन में बैठता था दिल्ली में। तो अब यहां बंगाल का महत्व यहां पे साबित होता है। अब दूसरी बात यह है, 1912 में चेंज हो गई ना राजधानी। 1947 में क्या हुआ फिर? 1947 में क्या होता है? 1911 में घोषणा हो गई कि बंगाल को वापस एक कर देते हैं, कर दिया एक। 12 में प्रैक्टिकल में लागू हो गया वो। और 1947 में क्या हुआ? जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया तो बंगाल के बारे में क्या प्रावधान रखा उन्होंने ये प्रावधान रखा कि ये जो बंगाल है इसके दो भाग किए जाएंगे, एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र और एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। और इसके जो दो भाग होंगे, अब वो दोनों में से कौन सा भाग कहां रहना चाहेगा वो यहां की विधान परिषद करेगी फैसला। एक तरह से आप शॉर्ट में ये समझो कि अंग्रेजों ने प्रावधान ये किया कि बंगाल के दो भाग होंगे, एक भाग रहेगा बांग्लादेश के नाम से, मतलब सॉरी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, या पूर्वी बंगाल के नाम से कहां रहेगा? पाकिस्तान में। पाकिस्तान तो यहां है इस जगह, समझना इसको। पाकिस्तान यहां है और अंग्रेजों ने क्या प्रोविजन रखा है कि ये जो अभी वाला जो बांग्लादेश है यानी पूर्वी बंगाल जो है, कि बंगाल का जो आधा हिस्सा है ये वाला, इधर वाला, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाएगा। पूर्वी पाकिस्तान कहलाएगा।
और ये पाकिस्तान का भाग होगा। ये तो पश्चिमी पाकिस्तान है, मेन देश है पाकिस्तान, ये भी मुस्लिम बाहुल्य और ये भी मुस्लिम बाहुल्य। यहां भी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इसमें पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादा है ना मुसलमानों की, और इधर पश्चिम बंगाल में तो हिंदू ज्यादा है और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा है। तो पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का भाग बनाया गया। पूर्वी बंगाल को, ये जो पूर्वी बंगाल है, इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। यानी पाकिस्तान का मतलब क्या हुआ 15 अगस्त 1947 में। उसके बाद वहां से लेकर अभी आगे बताते हैं 1971 तक पाकिस्तान का मतलब क्या था, ये प्लस ये। और 1971 तक बांग्लादेश का नाम था पूर्वी पाकिस्तान। 1947 से लेकर 1971 तक ये जो बांग्लादेश है आज वाला, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। समझे, ये बात हुई 1947 से लेकर 1971 तक की। अब दिसंबर 1971 में आपने सुना होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा गया था। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो जो युद्ध लड़ा गया वो इस बांग्लादेश के मामले में लड़ा गया, यानी उस वक्त क्या नाम था इसका, पूर्वी पाकिस्तान। तो ये 13 दिन तक युद्ध चला था। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर तक, और 17 दिसंबर को तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। यहाँ की जो पाकिस्तानी सेना थी उसने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब इसके थोड़ा सा बताते हैं आपको। युद्ध ये हुआ कि यहां पूर्वी पाकिस्तान में इस पाकिस्तान के खिलाफ विरोध हो रहा था। लोग चाहते थे कि हम अलग होना चाहते हैं, यानी हम इस पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। कहां पाकिस्तान और कहां बांग्लादेश, कितनी डिस्टेंस है। जैसे यहाँ के पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में किसी को काम है, या यहाँ के संघ लोकसभा में किसी को इंटरव्यू देने जाना है, तो बांग्लादेश से यहाँ जाओ। अच्छा, देश का शासन भी सही संचालित नहीं हो रहा था, दूरी इतनी है ना यहाँ से यहाँ की। तो फिर ये क्या है, बांग्लादेश में आंदोलन चल रहा था। इसको नाम दिया गया था उस वक्त बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। 1971 में एक आंदोलन चला यहां पूर्वी पाकिस्तान में। इसका नाम क्या था पहले, पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन चला किसके खिलाफ, इस पाकिस्तान के खिलाफ। पर्पज क्या था, इस पाकिस्तान से इस पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराना, अलग कराना, स्वतंत्र कराना, आजाद कराना, जिसको नाम दिया गया बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। भाग कौन ले रहे थे, यहां के बांग्लादेश के लोग, या उस वक्त जो इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान के लोग। तो जब भाग ले रहे थे ना, तो उस समय क्या हुआ कि यहां पाकिस्तान की सेना रहती थी। चूंकि भाई पाकिस्तान का पार्ट था तो फोर्स पाकिस्तान की रहेगी। तो पाकिस्तान की फोर्स ने उस आंदोलन को दबाने के लिए लोगों पर जुल्म किए, अत्याचार किए। तो कई लोग शरणार्थी बनकर इंडिया में आ गए। चूंकि इंडिया आ रहा है ना लगा के, भाई ये देखो इधर वेस्ट बंगाल आ रहा है, तो वेस्ट बंगाल में, इधर मेघालय में, असम में कई लोग डर के मारे या उनके जुल्मों से बचने के लिए, अत्याचारों से बचने के लिए भारत में आ गए। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, शरणार्थी। शरण की प्रार्थना करने वाला शरणार्थी कहलाता है, या शरण चाहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। शरणार्थी की परिभाषा क्या है, शरणार्थी यानी जिसको शरण की जरूरत है उसे कहते हैं शरणार्थी। तो ये बांग्लादेश के लोगों को शरण की जरूरत पड़ी ना, क्योंकि यहां उनका जीना मुश्किल हो गया। तो ये लोग भारत में आने लग गए। तो भारत में आने लग गए तो यहां सरकार के लिए संकट पैदा हो गया कि इतनी पब्लिक को, लाखों आदमियों को संभालेंगे कैसे, भारत में कहां बसाएंगे, उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे। तो भी भारत सरकार को भी चिंता हुई। अब इन्होंने क्या किया, इधर पाकिस्तान की सेना ने, जो भारत में आ गए ना ये लोग, तो भारत में भी अटैक करना शुरू कर दिया। फिर भारत सरकार एक्शन में आई और इंदिरा गांधी ने यहां बांग्लादेश पर हमला करने का आदेश दिया। और 13 दिन में, मतलब उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था इसका नाम, तो पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करने का आदेश दिया। 13 दिन के अंदर ही यहां जो पाकिस्तान की सेना लड़ रही थी उसने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, यानी हार मान ली कि भाई अब हमें आपसे कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। तो यहां ये युद्ध लड़ा गया। 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध है वो इस बांग्लादेश की खातिर लड़ा गया। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप उसकी हार हुई ना पाकिस्तान की सेना की, तो उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान था
ये इस पाकिस्तान से मुक्त हो गया, यानी ये बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सक्सेस हो गया, सफल हो गया। बांग्लादेश मतलब पूरी पाकिस्तान अलग हो गया और एक इसका अब एक नया देश बन गया ये, और नाम क्या रखा गया? बांग्लादेश। 1971 से इसका नाम बांग्लादेश है। उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान था। कब से? 1947 से लेकर 1971 तक। और उससे पहले बंगाल था। 1912 से लेकर 1912 से 47 तक क्या था? बंगाल इसका नाम। और उससे पहले भी बंगाली था इसका नाम, लेकिन 5 और 11 के बीच में क्या हुआ? इसके 2 भाग कर दिए गए, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। और भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव वो सबसे पहले यहां बंगाल में पड़ी। तो उस वक्त बांग्लादेश भी इसका हिस्सा था, भारत का पश्चिम बंगाल ही था। तो ये इसका इतिहास है। अब बांग्लादेश के लोग 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया ना पाकिस्तान से, तो यहां जश्न मना, उसमें सबसे ज्यादा एहसान भारत का माना गया। भाई भारत की सेना नहीं होती तो इन मतलब ये जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं, इनकी औकात नहीं कि ये पाकिस्तान की सेना से लड़ लेते या उससे मुक्त हो जाते। क्या समझे आप? इसमें भारत का रोल अहम रहा। भारत की सेना अगर भाग नहीं लेती, इंदिरा गांधी अगर इंटरेस्ट नहीं लेती, उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी वो, अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया होता कि भाई वहां अटैक करो जाके सेना पे या उससे लड़ो, तो ये जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं आज भी पूर्वी पाकिस्तान ही होता। ये अलग देश नहीं होता, स्वतंत्र देश नहीं होता, इस पाकिस्तान के अधीन होता। ये भी उसका एक प्रांत होता, जैसे भारत का प्रांत है ना, जैसे केरल है इधर असम है, वैसे ही इसके अधीन होता। लेकिन ये भारत की बहुत बड़ी देन है इस बांग्लादेश के लिए, इस बांग्लादेश के लोगों के लिए, कि हमने इस बांग्लादेश को इस पाकिस्तान से मुक्त करा दिया। इसलिए बांग्लादेशी लोग आज भी भारतीयों का एहसान मानते हैं। और इसमें देखो अभी जैसे अपन विश्व के देशों की लिस्ट बनाएंगे, भारत से प्रगाढ़ता है या ये माने कि भारत से आत्मिक संबंध कौन रखता है, तो सबसे ज्यादा तो भूटान नंबर 1 पे, भारत का घनिष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड्स की लिस्ट बनाएंगे, नंबर 1 पे भूटान और नंबर 2 पे बांग्लादेश है। जबकि ये मुस्लिम देश है। इधर पाकिस्तान भी देखो, ये भी मुस्लिम देश है। पाकिस्तान और भारत के संबंध कैसे हैं? सांप गोयरे वाले, वो आप जानते हो। और इधर बांग्लादेश से भारत के संबंध कितने मधुर है। हमारे उनके बीच में सीमा विवाद भी हुआ, अभी तीस्ता नदी विवाद भी चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज लड़ रहे हैं सीमा पर। कभी सुना बांग्लादेश सीमा पर टकराव हुआ हो, गोली चली हो, संघर्ष हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हो? कभी नहीं हुआ। बांग्लादेश और भारत के बीच में व्यापार भी अच्छा खासा होता है। तो बांग्लादेश की हिस्ट्री ये रही इसके बारे में। अब बात करते हैं बांग्लादेश की सीमाओं की। बांग्लादेश भारत का वह पड़ोसी देश है जिसके साथ यहां की सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। तो अब यहां थोड़ा मैं आपको यहां डिटेल में बता देता हूं। अब आप देखेंगे इधर ये जो सीमा आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल। अच्छा, ये तो है बांग्लादेश। और ये जो सीमाएं हैं, ये पश्चिम बंगाल। उसके बाद चलेंगे आगे असम। असम के बाद फिर आप आ जाओ इधर ये मेघालय,
सॉरी असम, यहां असम आएगा, ये असम, ये जो सीमा बनेगी ये बनती है मेघालय की, मेघालय। इसके बाद चलेंगे ये भारत के दो राज्य हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं त्रिपुरा, और इसे कहेंगे मिजोरम। ये त्रिपुरा, ये मिजोरम। अब यहां मामला क्या है, ये बांग्लादेश ऐसे फैला हुआ है, ये बांग्लादेश, आपका इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये भी असम ही पड़ेगा, ये भी असम है, और ये असम पड़ रहा है, ये बांग्लादेश। अब देखो ये बांग्लादेश है ना। अब बांग्लादेश का ये मैंने बड़ा चित्र बनाया है, इसकी सीमाओं को समझ लो। ये बांग्लादेश का पश्चिमी भाग है ना, तो पश्चिमी भाग में पश्चिम बंगाल पड़ता है। ये देखो आप इधर देखेंगे नीचे से, अच्छा यहां क्या है, यहां है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, और तीन और ये, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तीन और भारत से घिरा हुआ है ये। भारत से तीन साइड से भारत से घिरा हुआ है ना, तीन तरफ भारत है, उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। अब बांग्लादेश में इधर पश्चिम में ये पश्चिम बंगाल आ गया, भारत का राज्य, उत्तर में थोड़ा पश्चिम बंगाल, थोड़ा असम, ये असम, और फिर मेघालय, तो ये मेघालय भी इसकी सीमा बना रहा है। फिर इधर चलेंगे वापस ये असम आ जाता है। असम की क्या आगे संरचना ऐसी है कि वो आगे जाके नीचे तक भी है, तो ये असम आ रहा है, यहां असम, यहां असम, फिर नीचे ये आप देख रहे हैं ये त्रिपुरा, ये त्रिपुरा, और ये त्रिपुरा तीन ओर से घिरा हुआ है, किससे, इस बांग्लादेश से। अच्छा त्रिपुरा की भारतीय संस्कृति को, या यूं कहें कि विश्व संगीत को एक बहुत बड़ी देन है। विश्व के दो महान संगीतकार, या बॉलीवुड के दो महान संगीतकार, राहुल देव बर्मन और सचिन देव बर्मन, दोनों यहीं के निवासी थे। सचिन देव बर्मन का जन्म यही त्रिपुरा में हुआ था, और उनके बेटे, दोनों ही संगीतकार थे, उनके बेटे राहुल देव बर्मन का जन्म कलकत्ता में हुआ था। वैसे बेसिकली दोनों ही इस त्रिपुरा के थे। तो त्रिपुरा का महत्व बड़ा है भारत में। और आगे चलेंगे, देखो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। आगे मिजोरम, ये जो मिजोरम है ये हमारे भारत का, इधर नीचे जाएंगे तो अंतिम राज्य ये है मिजोरम। और मिजोरम का नाम बेसिक, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होते हैं तो मिजोरम का नाम सुनने को मिलता है अपने को। कैसे कि राजस्थान के जब विधानसभा चुनाव होते हैं, जैसे 2018 में हुए, 2013 में हुए, 2008 में हुए, तो ये जब चुनाव होते हैं ना, तब मिजोरम के चुनाव भी साथ ही होते हैं राजस्थान के।
अभी जैसे 2018 में चुनाव हुआ तो मिजोरम का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, तेलंगाना का साथ साथ हुआ ना चुनाव। तो ये मिजोरम इस मामले में अपना साथी बना हुआ है अभी, कि राजस्थान विधानसभा के और मिजोरम विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, यानी राजस्थान विधानसभा का और मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल की जो अवधि है, उसकी जो अवधि है वो एक ही है लगभग। कार्यकाल जो पीरियड है उसका 5 साल का पीरियड जो है वो लगभग साथ साथ ही चल रहा है। अब जब वापस चुनाव होंगे तो साथ ही होंगे मिजोरम के और राजस्थान के, तो मिजोरम का नाम उस वक्त चुनाव में बड़ा हाईलाइट होता है। ये तो हो गई बात इन राज्यों की जो इस बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। अब एक बात याद रखेंगे कि सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है इन राज्यों में, तो यहां याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। एक में यहां बना देता हूं, ये तो आपकी हो गया यहां पे मैं आपके ये लिख देता हूं कि जैसे टोटल सीमा है, कुल सीमा की जो लंबाई है वो 4096.7 है ना। इसके बाद किलोमीटर, भाई सर्वाधिक सीमा बनाती है। अब यहां चलेंगे केंद्र शासित प्रदेश, कोई नहीं। अब है राज्य, तो राज्यों में चलेंगे, ये हो गया आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल लिख रहा हूं मैं, ये वेस्ट बंगाल शॉर्ट में लिख रहे हैं। उसके बाद असम, ये 5 बनाते हैं कुल राज्य सीमा। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा में पहले राजस्थान की आरएसी की एक बटालियन हुआ करती थी, आरएसी की बटालियन है ना, हाड़ा रानी बटालियन है ये जो, उसमें एक बटालियन अपनी यहाँ त्रिपुरा में भी रहती थी, अब तो नहीं है। त्रिपुरा का जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला वहां पे रहती थी। तो ये त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य सीमाएं बना रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक सीमा वेस्ट बंगाल बना रहा है, ये ध्यान रखेंगे एकदम। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बना रहा है, तो पश्चिम बंगाल, ये याद ध्यान में रखना आपको, और 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं कि ये जो बांग्लादेश की सीमा, इसका नाम क्या है। बांग्लादेश की सीमा का नाम, सीमा का नाम तो याद रखेंगे रेड क्लिफ। पहले भी आया था ये नाम जब हमने पाकिस्तान को पढ़ा था। पाकिस्तान की जो सीमा है उसका नाम भी रेड क्लिफ है, इसका नाम भी रेड क्लिफ है। लेकिन अब ये दोनों देशों की जो सीमाएं हैं उनका नाम कॉमन क्यों आ रहा है या एक क्यों आ रहा है, रेड क्लिफ क्यों आ रहा है, ये आप समझ गए होंगे। मैंने जब अभी आपको इतिहास बताया बांग्लादेश का कि पहले क्या था, यानी 1947 में ये जो बांग्लादेश है ये भी पाकिस्तान था, और ये भी पाकिस्तान तो था ही इधर। अब इस बांग्लादेश को कहते थे उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान। 1947 के बाद जब देश का विभाजन हुआ ना, 2 देश बने, ब्रिटिश भारत को 2 भागों में बांट दिया गया, एक भारत एक पाकिस्तान। तो इस बांग्लादेश को भी पाकिस्तान माना गया, पाकिस्तान का अंग रखा बनाया गया, और नाम क्या दिया गया इसको, पूर्वी पाकिस्तान। तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जैसे 2 हो गए इसके बाद पाकिस्तान के। तो जो सिरिल रेडक्लिफ थे जिनकी अध्यक्षता में सीमा आयोग गठित किया गया अंग्रेजों द्वारा 1947 में। भाई 2 देश बन रहे हैं तो सीमाओं का निर्धारण तो करना ही पड़ेगा ना। तो अंग्रेज जानते थे लड़ेंगे, पाकिस्तान भारत विवाद होगा, इनमें युद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सीमा आयोग का गठन किया। सीमा आयोग का मतलब सीमा का निर्धारण करने वाला एक कमेटी होती है, उसको आयोग कहते हैं। तो ये कमेटी जो बनी इसके अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। तो चूंकि पाकिस्तान और भारत की सीमा का निर्धारण करना था उनको, तो उन्होंने इधर वाले पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण भी किया और इधर वाले पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण भी किया। ये बात अलग है कि 1971 में ये जो इधर वाला पूर्वी पाकिस्तान है ये बदलकर हो गया बांग्लादेश, लेकिन इसकी सीमा का जो निर्धारण हुआ भारत और बांग्लादेश की सीमा का, वो उस वक्त 1947 में हो गया।
यानी पश्चिम बंगाल से ये जो सीमाएं लगती हुई इन 5 राज्यों से, इसका निर्धारण उस वक्त ही हो गया 1947 में। 1971 में एक काम हुआ क्या कि बस इसका नाम बदल गया, स्वरूप बदल गया, यानी अब ये स्वतंत्र देश हो गया, सीमाओं में कोई चेंज नहीं हुआ। इसलिए चूंकि पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ ने निर्धारित की, तो इसकी भी रेड क्लिफ ने निर्धारित की, इसलिए इसका नाम भी रेड क्लिफ ही है। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार आता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि साहब वो तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश थोड़ी, लेकिन बांग्लादेश की सीमा का नाम भी रेड क्लिफ ही है, ये एकदम से याद रखेंगे। अब इसकी कुछ बात करते हैं हम, भारत और बांग्लादेश के मध्य जो कुछ विवाद है। तो एक तो देखो तीस्ता नदी विवाद, और ये जो तीस्ता नदी है, इधर आप देखेंगे सिक्किम, इधर आप देखिए ये सिक्किम है ना, इस सिक्किम से एक नदी निकलती है जो बांग्लादेश में होके, मतलब सिक्किम से आएगी कहां पर, पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल है, इधर समझो आप ऊपर कि जैसे ये भारत का सिक्किम राज्य, इस सिक्किम राज्य से एक नदी निकल रही है ऐसे, ये ऐसे फिर इसमें बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, उसमें मिल जाती है। अब यहां पे आप देखेंगे ऊपर ये कहलाती है तीस्ता नदी, इसका उद्गम स्थल है भारत का सिक्किम राज्य। लेकिन याद रखेंगे सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से लगती हुई नहीं है। यहां भ्रम क्या होगा आपको, पेपर सेटर यहां घेरेगा आपको, वो सिक्किम भी देगा ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती हुई नहीं है, उसमें सिक्किम आएगा। सिक्किम का ध्यान रखेंगे, सिक्किम हालांकि नजदीकी है, लेकिन ये जो सिक्किम है इसकी सीमा इसको टच नहीं कर रही बांग्लादेश की। तो फिर बीच में क्या रगड़ा फंसा, बीच में ये है पश्चिम बंगाल आ रहा है बीच में, आप देख रहे हैं इधर ये बंगाल है ना। मैंने यहां, चलो इसको मिटा देते हैं, वहां दिखा दी है वो नदी, अनावश्यक यहां कंफ्यूजन होगा। तो ये आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल है, बीच में सिक्किम ऊपर रह गया, तो सिक्किम की सीमा इसको छू नहीं रही है। अब बीच में पश्चिम बंगाल के जैसे जलपाईगुड़ी जिले है, न्यू जलपाईगुड़ी जिला है, ये सिलीगुड़ी वगैरह ये इलाका जो है बड़ा खूबसूरत, दार्जिलिंग है, जैसे सिक्किम से वो नदी आती है दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग ये इलाका है, दार्जिलिंग इसका इलाका है पश्चिम बंगाल का, दार्जिलिंग के ऊपर आता है सिक्किम, तो यहां पे दार्जिलिंग है। तो सिक्किम से निकली है नदी, यहां से आई फिर दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग का मतलब पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग फिर नीचे जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग तो ऊपर पहाड़ी पे है, जलपाईगुड़ी नीचे है, तो जलपाईगुड़ी फिर नीचे आए, बांग्लादेश आ गया, तो बांग्लादेश में प्रवेश करके ये इस नीचे बंगाल की खाड़ी में मिलती है, इसे कहते हैं तीस्ता नदी। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद क्या है, विवाद ये है कि इसके पानी को लेकर बांग्लादेश ये चाहता है कि 50% पानी का इस्तेमाल आप करो और 50% हमें करने दो। अब भारत ने अभी क्या कर रखा है कि जैसे करीब 60 से 65% पानी भारत इस्तेमाल कर लेता है यहाँ बंगाल में, सिक्किम में, है ना। तो नीचे क्या है कि इनके पास फिर 30-35-40% पानी बचता है। ये विवाद है दोनों देशों के बीच में, और इसमें सबसे ज्यादा अड़ंगा लगा रखा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जैसे ममता बनर्जी है, अभी पिछली बार जैसे 2015 में मोदी जी गए थे वहां यात्रा पे, बांग्लादेश की यात्रा, तब भी ये मामला उठा था और ममता बनर्जी भी गई थी वहां। तो ममता बनर्जी भी गई, तो ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं 50% तो पानी नहीं दूंगी मैं। वैसे क्या होता है कि दो देशों के बीच में जब किसी मामले का निपटारा होना होता है ना, किसी विवाद का, तो किसी राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या है, चूंकि पर्टिकुलरली पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो ममता बनर्जी को भी एक तरह से वहां मोदी जी ने एक पक्षकार बनाया, उनको भी ले गए साथ में, चलो आपका राज्य प्रभावित होना है तो आप भी चलो,
इस मैटर पे बात करते हैं। हम ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया कि नहीं 50% पानी नहीं देंगे हम बांग्लादेश को, हम उसको 35-40% ही देंगे। तो ये मामला फंसा हुआ है अभी, यानी ये आधा आधा चाहता है, ये जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो नहीं चाहती आधा देना। ये विवाद बना हुआ है दोनों देशों के बीच में भी। और अभी थोड़ा 3 बीघा गलियारा या कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर भी बोलते हैं इसको, इसका संबंध भी बांग्लादेश से है। दरअसल क्या है, ये बांग्लादेश है, इसको समझना ये क्या मामला है। ये बांग्लादेश और ये आपके भारत का पश्चिम बंगाल राज्य। हाँ, तो पश्चिम बंगाल राज्य, यहां मामला क्या फंसा है थोड़ा बारीकी से। दहग्राम अंगरपोटा, दहग्राम अंगरपोटा नाम का एक भूभाग है जो है तो भारत की सीमाओं के अंदर, यानी जिसके चारों ओर भारत की सीमाएं, यहां देख रहे हैं ना आप, भारत की सीमाएं हैं इसके चारों ओर। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये भारत का पश्चिम बंगाल है, इस बंगाल की सीमा है, ये इससे ये वेस्ट बांग्लादेश, और ये दहग्राम अंगरपोटा नाम का एक भूभाग है जो बांग्लादेश का है, यानी इसका मालिक कौन है, बांग्लादेश। लेकिन अब बांग्लादेश आए तो आए जाए कैसे, या यहाँ के लोग बांग्लादेश आना जाना हो तो कैसे आएंगे जाएंगे, क्योंकि बीच के चारों ओर भारत की सीमाएं आ रही है ना, इधर भी देखो भारत की सीमाएं हैं। तो अब जैसे बांग्लादेश जाना है तो या तो फिर वीजा पासपोर्ट ले, जो रोज रोज संभव नहीं है, या यहाँ की बांग्लादेश की सरकार को भी इन लोगों को कुछ जैसे विकास की योजनाएं हैं उनका कुछ फायदा पहुंचाना है, तो फिर कैसे पहुंचाए, आए कैसे रोज ही। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमने क्या किया, अभी 2011 में बांग्लादेश को एक गलियारा दिया, एक तरह से सड़क है ये गलियारा, ये गलियारा 3 बीघा गलियारा है ये हमने, भारत ने किसको दिया, इस बांग्लादेश को दिया। इसे कहते हैं 3 बीघा भूमि, 3 बीघा गलियारा, यानी ये गलियारा भारत का भूभाग था, या ये सड़क या ये जमीन भारत की थी, ये वाली जो लाल से दिखाई गई है, जिसको हमने बांग्लादेश को दी 999 साल की लीज पर। कैसे दिया, हमने लीज पे दिया भाई, 999 साल आप अपने पास रखो, फिर हम वापस ले लेंगे 999 साल बाद, वापस हमारा हो जाएगा। तो ये गलियारा मतलब क्या हुआ कि ये जो दहग्राम अंगरपोटा इलाका है, बांग्लादेश है इसका मालिक, एनक्लेव कहते हैं इसको, अंतर्वेश कह सकते हैं, यानी ऐसी जमीन जो किसी दूसरे देश के अंदर स्थित हो, किसी देश की, वो अंतर्वेश कहलाती है, एनक्लेव। क्या यूं कहें कि ये ऐसी जमीन जो है तो बांग्लादेश की, लेकिन जिसके चारों ओर भारत की सीमाएं हैं। तो इस पर पहुंच बनाने के लिए या आने जाने के लिए इस जमीन के नागरिकों को बांग्लादेश में आने जाने के लिए एक सड़क प्रदान की हमने 3 बीघा की, लगभग उसका एरिया 3 बीघा होता है, इसे 3 बीघा गलियारा कहते हैं, जो हमने बांग्लादेश को अभी 2011 में 999 साल की लीज पर दिया है, समझे आप। तो ये दहग्राम अंगरपोटा नाम के भूभाग पर बांग्लादेश की पहुंच बनाने के लिए हमने ये जमीन दी, जिसे 3 बीघा गलियारा कहते हैं। ये इसका संबंध भारत और बांग्लादेश से है। ये तो बांग्लादेश की बात हुई। वैसे एक लैंड एलएबी है, अब वो आपके एलबी है एक, लेकिन जरूरत नहीं है, आप अब आपके एग्जाम में पूछेंगे नहीं है तो उसकी बात नहीं करेंगे हम। तो
ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है रेड क्लिफ कहते हैं, लेकिन ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है भारत का जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, त्रिपुरा, 3 साइड से है, तो इससे त्रिपुरा याद रह जाएगा, इसका त्रि नाम आ रहा है वैसे भी, यानी 3 दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ। देखो इधर इधर दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये एकमात्र राज्य है भारत का, तो ये याद रखेंगे इसको, त्रिपुरा के बारे में। इसको जीरो लाइन भी कहते हैं, त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन है उसको जीरो लाइन भी कहा जाता है। वैसे बांग्लादेश की संपूर्ण सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, लेकिन इसको त्रिपुरा वाली जो है ये जीरो लाइन भी कहलाती है। और इसके बाद समझ गए ना आप, त्रिपुरा का मतलब ये वाली, ये त्रिपुरा, इसके चारों ओर बांग्लादेश है, इस सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। अब बात करते हैं आगे दूसरे देश की, यानी कौन सा बचा 7वां जो देश, आखिरी वाला, इधर से पश्चिम से पूर्व में चले ना हम भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ते हुए, तो म्यांमार आएगा लास्ट में, म्यांमार। देखो इसका पूर्व नाम बर्मा भी था, पहले इसको बर्मा कहते थे। और इसका इतिहास जान लेते हैं थोड़ा, कि ये भी भारत से वैसे अलग नहीं है। 1938 तक ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, यानी जैसे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था ना, वैसे ही इस म्यांमार पर भी 1948 तक अंग्रेजों का ही शासन था। ये भी अंग्रेजों का ही एक उपनिवेश था, ये भी अंग्रेजों का ही एक गुलाम देश था। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, 1938 तक ये भारत का ही अंग था, यानी 1938 तक ये जो पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये सभी भारत कहलाते थे, भारत के हिस्से हुआ करते थे। जैसे आज राजस्थान भारत का प्रांत है, वैसे ही 1938 तक ये म्यांमार भी भारत का एक प्रांत हुआ करता था, यानी एक तरह से भारत था। तभी तो आपने पढ़ा होगा, रिजर्व बैंक जो था भारत का केंद्रीय बैंक, उसने 1938 से 1945 के मध्य इस म्यांमार के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया है, केंद्रीय बैंक के रूप में। केंद्रीय बैंक का मतलब होता है ऐसा बैंक, ऐसा किसी देश का वो शीर्षस्थ बैंक या सबसे बड़ा बैंक, जिसके अंडर में शेष सभी बैंक होते हैं। जैसे भारत में रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है, तो एसबीआई है, बीओबी है, या सेंट्रल बैंक, ये कॉर्पोरेशन बैंक है, यूनियन बैंक, आईसीआई, एक्सिस वगैरह, एचडीएफसी, सभी जो बैंक है वो सभी आरबीआई के अंडर में है। तो आरबीआई को या भारतीय रिजर्व बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। ये केंद्रीय बैंक ही इनको सब पर निगरानी रखता है, इन पर नियंत्रण रखता है, इनको इनकी मॉनिटरिंग करता है वो। तो ये काम हर देश में सेंट्रल बैंक होता है। तो म्यांमार 1938 में देश तो बन गया, अलग देश बन गया, अधीन तो अंग्रेजों के रहा, लेकिन अलग देश बन गया म्यांमार 1938 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका प्रावधान किया गया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 की कई विशेषताएं थी, उसमें से एक ये भी थी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाएगा। तो भारत से अलग कर दिया गया, 1938 में किया गया। फिर वो तो 38 में किया गया था। अब अलग होते ही वहां सेंट्रल बैंक बनना भाई आसान थोड़ी कि देश बनते ही सेंट्रल बैंक बन गया, केंद्रीय बैंक हाथों हाथ तो बनने से रहा। तो फिर भारत का जो रिजर्व बैंक है उसी ने ही काम किया 1945 तक। तभी तो आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के साथ साथ पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक, म्यांमार के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया था जून 1948 तक। पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को बन गया, लेकिन उसका सेंट्रल बैंक बाद में बना, 48 में बना, तो तब तक भारत के सेंट्रल बैंक ने काम किया। तो ये ध्यान रखेंगे, यानी भारत के रिजर्व बैंक ने वहां सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया। तो म्यांमार की बात ये हो गई। 1938 तक भारत का अंग था, 1938 में स्वतंत्र हो गया भारत से, मतलब भारत से स्वतंत्र नहीं कह सकते, भारत से अलग हो गया, अधीन तो अंग्रेजों के रहा। 1948 में फिर ये अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया। जैसे हम 1947 में आजाद हुए, म्यांमार 1948 में आजाद हुआ अंग्रेजों से और अलग देश बन गया। एक बात तो ये हुई। म्यांमार के बारे में
इधर देखेंगे आप, इसकी जो सीमा लगती है वो भारत में कौन कौन से राज्यों से लगती है ये जानेंगे यहां पे। राज्य देखो, केंद्र शासित प्रदेश भारत का, केंद्र शासित प्रदेश एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है केंद्र शासित प्रदेश जो इसको टच करता हो। तो केंद्र शासित प्रदेश की सीमा तो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा इससे नहीं लगती है। अब रही बात राज्यों की, तो राज्य में चलेंगे आप, देखो नंबर 1 पे ऊपर से चलेंगे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 फिर क्या आएगा, नागालैंड, और नंबर 3 आएगा मणिपुर, और उसके बाद 4 नंबर है मिजोरम। ये मिजोरम, तो ये 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती हुई है। म्यांमार से भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, और ये इनका क्रम याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण में म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों का सही क्रम है। अब वो पहले नागालैंड दे देता है, फिर अरुणाचल प्रदेश दे देता है, या पहले मणिपुर दे दिया फिर नागालैंड दे दिया है, पहले मिजोरम दे दिया फिर मणिपुर दे दिया, इस तरह क्रम पूछते हैं। तो अपने को क्रम से याद रखना कि सबसे ऊपर ये, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। जिसे इस तरह से है, जैसे ये तो है अपना अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे आ गया आपके नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, ये मिजोरम। तो ये तो अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम। ये पूरा क्या चल रहा है, म्यांमार। तो ये म्यांमार की सीमा इस प्रकार से लगती है, यानी क्रम ऐसे है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ये ऐसे 4 राज्य इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये याद रखेंगे एक तो। अच्छा, भारत और म्यांमार के बीच में एक मामला, ये मिजोरम का ध्यान रखेंगे, नीचे नीचे मिजोरम है इसमें, यानी मिजोरम की सीमा 2 राज्यों, 2 देशों को टच कर रही है। क्या समझे, त्रिपुरा की तो बांग्लादेश को ही करती है, लेकिन मिजोरम की 2 को कर रही है। कौन कौन से 2 हो गए मिजोरम के लिए, बांग्लादेश और म्यांमार। अब इधर थोड़ा म्यांमार को देखो आप, यहां इस बड़े नक्शे में देखेंगे, यहां से भाई ऊपर तो क्या चीन की सीमा है, अरुणाचल प्रदेश है ना, ये ऊपर चीन आ गया, ये किबिथु है यहां। तो किबिथु से म्यांमार की सीमा शुरू होती है, ये नीचे तक चलेगा म्यांमार, यहां तक ये म्यांमार ही है, ये म्यांमार। यहां अराकान योमा पर्वत श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी। जैसे आपको जब भारत के पर्वतीय प्रदेश पढ़ाएंगे तो उस वक्त इसका विस्तार से बताएंगे कि ये अराकान योमा क्या है। म्यांमार की पर्वतमाला है ये, जो यहाँ की प्राकृतिक सीमा बना रही है। तो ये म्यांमार को आप देख लीजिए, यानी भारत की पूर्व दिशा में स्थित देश है ये। जैसे पाकिस्तान पश्चिम में है, चीन उत्तर में है, अफगानिस्तान उत्तर में है, वैसे म्यांमार पूर्व में है। ऐसे दिशा पूछ ले तो भी आनी चाहिए आपको, इस प्रकार से है ये उत्तर से दक्षिण राज्यों का क्रम। एक म्यांमार के बारे में और जान लेते हैं कि म्यांमार और भारत के बीच में क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं। तो आपने अभी कुछ सालों से अखबारों में पढ़ा होगा रोहिंग्या शरणार्थी, रोहिंग्या शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब होता है जिसको शरण की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं शरणार्थी।
यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कहीं पता ठिकाना नहीं है, रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, ऐसे व्यक्ति को शरणार्थी कहते हैं। जो स्थान रहने के लिए स्थान ढूंढ रहा है उसको शरणार्थी कहते हैं। अब ये देशों के प्रसंग में समझा जाता है, यानी एक देश के नागरिक जब दूसरे देशों में जाकर वहां पर बसने का प्रयास करते हैं तो वो शरणार्थी कहलाते हैं। मतलब अवैध रूप से, एक तो भाई वैधानिक रूप से यहाँ का कोई व्यक्ति है अमेरिका रहने लग गया, वहां की नागरिकता ले ली, वो तो वैधानिक तरीका है। एक जबरदस्ती वहां जैसे तैसे घुस गए अमेरिका में, फिर साहब हम हमारे को यहीं बसा लो, वो शरणार्थी कहलाते हैं। तो ये शरणार्थी, रोहिंग्या शरणार्थी क्या है? रोहिंग्या म्यांमार का एक अल्पसंख्यक समुदाय है, वहां का बहुसंख्यक समुदाय है बर्मी, और अल्पसंख्यक यानी इनकी संख्या कम है, उनकी संख्या बहुत अधिक है। तो रोहिंग्या ये मुस्लिम जाति से बिलोंग करते हैं, रोहिंग्या मुसलमान, ये मुसलमान है और अल्पसंख्यक है वहां, कहां पर? म्यांमार में। तो अब ये लोग क्या है, वहां की जो सेना है म्यांमार की, वो सेना कई सालों से इन पे जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है। इनके जैसे घरों को लूटा जा रहा है, इनके गांव जलाए जा रहे हैं, इनकी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं हो रही काफी सालों से। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने मजबूरी बस फिर उस देश को ही छोड़ दिया। भाई जहां इंसान का जीवन खतरे में पड़ जाता है, जैसे आपके अस्तित्व को संकट पैदा हो जाए, तो फिर लोग उस देश को ही छोड़ देते हैं। जैसे कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को छोड़ दिया, छोड़ा ना उन्होंने। तो ऐसे ही क्या हुआ, इन रोहिंग्याओं ने इस म्यांमार को छोड़ दिया और ये दूसरे देशों में भाग रहे हैं। तो अड़ाके कौन सा आ रहा है? या तो इधर देखो भारत, मिजोरम आ रहा है ना भारत का, या फिर बांग्लादेश आ रहा है। तो ये मिजोरम में, इधर भारत में त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, यहां तक कि अपने राजस्थान में अजमेर में यहां भी मिले, अजमेर में मिले, जयपुर में मिले रोहिंग्या शरणार्थी। तो ये रोहिंग्या मुसलमान बेसिकली म्यांमार से बिलोंग करते हैं, इस देश से। तो यहाँ की सेना इन पर जुल्म ढा रही है, इसलिए ये परेशान होकर दूसरे देशों में आ रहे हैं, विशेष रूप से भारत में, बांग्लादेश में, सबसे ज्यादा बांग्लादेश में इनकी संख्या। बांग्लादेश की सरकार ने वहां शरणार्थी शिविर बना रखे हैं, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक संस्था है यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अलग से संगठन है यूनिसेफ, उसकी सहायता से यहाँ शरणार्थियों के लिए कैंप लगाए हुए हैं, ताकि उनको खाने पीने की व्यवस्था, रहने की, ठंड में है जैसे तो सर्दी में रहने की व्यवस्था की गई है। तो आपको ध्यान होगा भी कुछ साल पहले भारत की बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जो एम्बेसडर बनी थी, किसकी? यूनिसेफ की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के रूप में वो यहाँ इनका निरीक्षण करने गई थी। बांग्लादेश की जो रोहिंग्या शरणार्थियों की शिविर, काफी अखबार में फोटोज भी आए थे, और कई भारतीय नेताओं ने उसकी ये मानो आलोचना भी की थी कि प्रियंका चोपड़ा वहां जाके उनकी कुछ क्षेम पूछ रही है, लेकिन वो कितने बच्चों को साथ लेके आएगी, अपने यहाँ मुंबई बंगले पे रखेगी। पहले वो उदाहरण पेश करे, और उदाहरण कैसे पेश करे कि उन बच्चों को, रोहिंग्याओं को लेके आए यहाँ पे और अपने मुंबई रखे अपने घर पे। ऐसे कई आलोचकों ने कहा ना। तो ये बांग्लादेश में स्थित है रोहिंग्याओं के शरणार्थी शिविर, के कैंप। अच्छा, भारत में भी काफी 40,000 के लगभग भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान की गई है, अजमेर में भी है, राजस्थान में। तो ये इनको वापस भेजने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है कि वापस इनको भेजा जाएगा वहां म्यांमार में। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी प्रयास कर रहा है कि वहां की सेना को, सरकार को कह रहे हैं कि वो इन पे कोई जुल्म नहीं करे, इन पे अत्याचार नहीं करे। तो ये बात हुई रोहिंग्या शरणार्थियों की।